हम पढ़ रहे हैं ऊष्मागतिकी और ऊष्मागतिकी से संबंधित न्यूमेरिकल क्वेश्चंस जो कि प्रश्न बैंक में दिए हुए हैं, आज हम सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, स्थिर दाब पर 2.0 इंटू 10⁻⁻2 किलोग्राम नाइट्रोजन, जो कि ये नाइट्रोजन का द्रव्यमान हमें दिया है 2 × 10⁻⁻2 किलोग्राम, नाइट्रोजन के ताप में 45 डिग्री सेंटीग्रेड वृद्धि करने के लिए कितनी ऊष्मा की आपूर्ति की जानी चाहिए। मतलब कितनी ऊष्मा चाहिए है एक नाइट्रोजन जिसका द्रव्यमान हमें दिया है उसको 45 डिग्री सेंटीग्रेड उसके ताप में वृद्धि करने के लिए। ठीक है, नाइट्रोजन का हमें द्रव्यमान दिया है और हमें ताप में वृद्धि दी गई है कि 45 डिग्री सेंटीग्रेड उसका ताप बढ़ाना है, तो हमें कितनी ऊष्मा देनी होगी। ठीक है, तो इसके लिए हमने देखा है कि स्थिर दाब पर स्थिर आयतन पर हमने दोनों की बात की थी जब सीपी सीवी संबंध देख रहे थे। तो स्थिर दाब पर आदर्श गैस के एक मोल को, जब हम आदर्श गैस के एक मोल को जैसे ही हम कुछ ऊष्मा देते हैं, डी की ऊष्मा देते हैं, तो क्या होती है, ताप में वृद्धि होती है। और ताप में वृद्धि कितनी होती है, ताप में वृद्धि होती है dQ = NCP/dt। ठीक है, ये हमारे पास फार्मूला है। तो यहाँ पे अब हमें ऊष्मा नहीं देनी है। ठीक है, ताप में वृद्धि हमें दिया है और हमें ऊष्मा बतानी है कि हमें कितनी ऊष्मा देनी चाहिए और उसका ताप 45 डिग्री सेंटीग्रेड तक बढ़ाने के लिए। ठीक है, तो हमें कितनी ऊष्मा देनी चाहिए, तो स्थिर दाब पर ताप में वृद्धि के लिए दी गई ऊष्मा, ऐसा लिखेंगे ना। स्थिर दाब पर ताप में वृद्धि के लिए, ताप में वृद्धि कर रहे हैं तो दी गई ऊष्मा कितनी होगी, तो यहां पे लिख लो स्थिर दाब पर ताप में वृद्धि के लिए, ताप में वृद्धि के लिए दी गई ऊष्मा कितनी ऊष्मा देंगे, दी गई ऊष्मा ∆Q = NCP/dt, फार्मूला वही रहेगा। इसको इक्वेशन नंबर हम फर्स्ट दे देते हैं। ठीक है, स्थिर दाब पर ताप में वृद्धि के लिए दी गई ऊष्मा, चूंकि स्थिर दाब पर जैसे ही हम ऊष्मा देते हैं, दाब स्थिर रखें, ऊष्मा दें, ऊष्मा देने से क्या होगी, ताप में वृद्धि होगी। ठीक है, जैसे ही हम दाब स्थिर है हमारा। ठीक है, स्थिर दाब पर हमने क्या की, ऊष्मा दी कुछ, तो ऊष्मा देने से क्या होती है, ताप में वृद्धि। मतलब ताप में वृद्धि हो रही है, मतलब ऊष्मा दिया जाएगा। तो ताप में वृद्धि हो रही है तो दी गई ऊष्मा कितनी है, NCP/dt। अब हमें दिया क्या क्या है, यहाँ पे देख लो, दिया है क्या क्या, नाइट्रोजन का द्रव्यमान दिया है ना, नाइट्रोजन का द्रव्यमान कितना है, m = 2.0 इंटू 10⁻⁻2 kg। ठीक है, इसको सॉल्व करो तो इसको अपन क्या लिख सकते हैं, 2.0 को 2 लिख सकते हैं और ये गुणे 10 की घात 2, मतलब गुणे 10 की घात -2, मतलब 10 बटे में 10 की घात 2, बटे में 10 की घात 2 का मतलब 100 kg। ठीक है, तो इसको अपन कन्वर्ट करें तो क्या होगा, यह आ जाएगा 0.02 kg। ठीक है ना, 2 डेसिमल के बाद क्या होगा, इधर बटे 100, मतलब डेसिमल के बाद 0 फिर 2। ठीक है ना, डिवाइड करके देख लेना, 0.02 आएगा। अब इसको यदि हम ग्राम में बदलें तो 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होता है। ठीक है, हमें पता है कि 1 kg में कितना होता है, 1000 ग्राम। ठीक है, 1000 ग्राम तो कितना kg हमारे पास, 0.02 kg में कितना होगा, कितना ग्राम, 0.02 इंटू 1000 ग्राम। ठीक है, दोनों को मल्टीप्लाई करो, इधर 02, इधर 3 डिजिट आ जाएगा, 3 0, 2 अंक बाद दशमलव लगा दो, 2 अंक बाद पीछे दशमलव लगा, कटा, बचा कितना, 20 ग्राम, है ना। तो इसको हमने ग्राम में कन्वर्ट किया तो कितना आया, 20 ग्राम। ठीक है, नाइट्रोजन का द्रव्यमान हो गया ये। और क्या दिया है, और दिया हमें ताप में वृद्धि। ठीक है, ताप में वृद्धि, हमें ताप नहीं दिया है, ताप में वृद्धि दी गई है ना। ताप में वृद्धि मतलब ∆T। ठीक है, ताप मतलब T, ताप में वृद्धि मतलब ∆T कितना है, 45 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, और हमें क्या फाइंड करना है, अब देखो यहाँ से हमें क्या मिलना चाहिए है, हमें क्या निकालना है, ऊष्मा मतलब स्थिर दाब पर ताप में वृद्धि के लिए दी गई ऊष्मा ∆Q = NCP/dt। तो हमें ∆T का मान पता चल गया है ना, dt मतलब ∆T वही है। अब Cp का मान निकालना है और n का मान निकालना है। ठीक है, तो n का मान निकालो, है ना। n मतलब क्या है, मोलों की संख्या। n क्या है,
मोलों की संख्या, तो n मीन्स मोलों की संख्या, तो मोलों की संख्या n बराबर क्या होगा, द्रव्यमान है ना, नाइट्रोजन का द्रव्यमान मतलब m बटे अणुभार, ठीक है, अणुभार हमें दिया है बटे अणुभार, नाइट्रोजन का अणुभार, ये फार्मूला होता है। मोलों की संख्या निकालनी है तो टोटल द्रव्यमान बटे अणुभार, अणुभार कितना दिया 28 है ना, तो यहाँ पे भी लिख सकते हो, दिया है हमें अणुभार दिया है और r की वैल्यू दी गई है, दोनों को लिख सकते हो। तो n इक्वल m कितना है, m है 20 ग्राम बटे अणुभार कितना है 28, ठीक है। तो मोलों की संख्या कितनी आ गई, 20 में 28 का भाग कराएंगे, ठीक है, तो वैल्यू निकल के आएगी अपने पास 0.714, वैल्यू कितनी आई 0.714, ठीक है, मोलों की संख्या इतनी है 0.714। अब हमें करना क्या है, स्थिर दाब पर, अब n की वैल्यू फाइंड हो गई यहाँ से और dt की वैल्यू फाइंड हो गई, अब किसकी वैल्यू फाइंड करनी है, Cp की। तो स्थिर दाब पर, दाब कैसा है हमारा, स्थिर ना, कांस्टेंट प्रेशर है, कांस्टेंट प्रेशर पर हम न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहे हैं। तो स्थिर दाब पर जो Cp की वैल्यू होगी, ठीक है, वह होती है 7/2R, याद रखना है, ठीक है, Cp की जो वैल्यू है वह 7/2R, तो 7/2 R की वैल्यू कितनी है 8.3 जूल मोल इनवर्स केल्विन इनवर्स। तो इसका भाग करा लो, 2 से 2 चौके 8, 3 से 2 एकम 2, 1 बचा, ठीक है, 2 पंचा 10 ना। अब इसका गुणा करा दो, 7 परा 35 की 5 हासिल 3, 7 एकम 7 3 10 हासिल 1, 7 चौके 28 1 29, तो 29.05 कितना आया जूल मोल इनवर्स केल्विन इनवर्स। किसकी वैल्यू आई, Cp की वैल्यू आ गई 29.05, ठीक है। अब तीनों की वैल्यू फाइंड हो गई, तो समीकरण 1 में मान रख दो, समीकरण एक में मान रखने पर, ठीक है, n Cp व डेल्टा टी लिख लो या फिर dt रख लो, ठीक है, डेल्टा टी हमने लिखा है तो डेल्टा टी ही लिख लो। समीकरण 1 में n Cp व डेल्टा टी का मान रखने पर, ठीक है, जैसे ही मान रखेंगे, मान रखो तो डेल्टा क्यू कितनी ऊष्मा देनी चाहिए वो निकल आएगी। n कितना है, n है 0.714 इंटू Cp की वैल्यू है 29.05 इंटू डेल्टा टी कितना है, डेल्टा टी 45 डिग्री सेंटीग्रेड, 45, ठीक है, तीनों को गुणा करवाएंगे तो वैल्यू निकल के आएगी अपने पास कितनी 933.38 जूल, ठीक है, ऊष्मा का मात्रक जूल होता है। तो इतनी ऊष्मा हमें देनी पड़ेगी, ठीक। यदि हम स्थिर दाब पर 20 ग्राम, कहने का मतलब 20 ग्राम, ठीक है, स्थिर दाब पर 20 ग्राम नाइट्रोजन के ताप में 45 डिग्री सेंटीग्रेड वृद्धि करें तो हमें 933.38 जूल ऊष्मा देनी पड़ेगी, ठीक है। तो ये है न्यूमेरिकल फर्स्ट। अब है क्वेश्चन सेकंड, रुद्धोष्म विधि द्वारा किसी गैस की अवस्था परिवर्तन करते समय उसकी साम्यावस्था A से दूसरी साम्यावस्था B तक ले जाने में निकाय पर 22.3 जूल कार्य किया जाता है, ठीक। मतलब रुद्धोष्म प्रक्रम में है कोई गैस, उस गैस की अवस्था परिवर्तन करनी है हमें, अवस्था परिवर्तन करते समय उसकी साम्यावस्था A से दूसरी साम्यावस्था B तक ले जाते हैं तो निकाय पर कार्य किया जाता है। कहने का मतलब इसको अपन डायग्राम से समझें तो ये हमारे पास हो गया क्या, y अक्ष पर दाब है और x अक्ष पर है आयतन, ठीक। और जो रुद्धोष्म वक्र बनता है हमारा वो कुछ ऐसे बनता है। मान लेते हैं ये पहली अवस्था है A साम्यावस्था से B साम्यावस्था तक हम ला रहे हैं, मतलब पहला बिंदु A है, दूसरा बिंदु B है, ठीक है। इसकी दिशा किधर है, A से B की ओर, है ना, क्योंकि साम्यावस्था A से दूसरी साम्यावस्था B तक ले ला रहे हैं हम। और प्रक्रम कैसा है हमारा, कौन सी विधि है, रुद्धोष्म विधि है, तो रुद्धोष्म प्रक्रम में, है ना, मतलब अपन गैस की अवस्था परिवर्तन कर रहे हैं A से B तक, गैस की अवस्था परिवर्तन कर रहे हैं
उसकी साम्यावस्था ए से दूसरी साम्यावस्था बी तक, किस प्रक्रम में? रुद्धोष्म प्रक्रम में, रुद्धोष्म प्रक्रम में। ठीक है, तो रुद्धोष्म प्रक्रम में हमें पता है कि न तो ऊष्मा निकाय से बाहर जाती है और ना ही बाहर से वातावरण से ऊष्मा निकाय में आती है। तो कहने का मतलब कि जो ऊष्मा है वह कितनी है? 0 है। ठीक है, ऊष्मा कितनी है? 0 है। अब ऊष्मा ना तो बाहर से अंदर आ रही ना अंदर से बाहर जा रही, ऊष्मा है 0। अब हमें क्या करना पड़ रहा है? उसकी साम्यावस्था ए से दूसरी साम्यावस्था बी तक ले जाने में निकाय पर कार्य किया जाता है ना। तो निकाय पर कार्य किया जाता है। निकाय पर कार्य W कितना है? W है 22.3 जूल। तो एक चीज़ याद रखना कि यदि निकाय पर कार्य करना पड़े, यदि हमें निकाय को कार्य देना पड़े या निकाय पर कार्य करना पड़े तो वह कार्य हमेशा निगेटिव आता है। ठीक है, यदि निकाय से कार्य मिले, निकाय हमें कार्य करके दे तो वह कार्य पॉजिटिव होगा, धनात्मक होगा। यदि निकाय पर कार्य करना पड़े तो वह कार्य होगा निगेटिव। तो निकाय पर हमें कार्य करना पड़ रहा है, मतलब ये कैसा कार्य होगा? निगेटिव वर्क होगा। ठीक है, निगेटिव वर्क। ओके, यह कार्य कैसा है? ऋणात्मक है। अब ऊष्मागतिकी का जो प्रथम नियम है वह क्या कहता है? ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम से, ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम से क्या है? जो ऊष्मा है वह 2 रूपों में खर्च होती है। पहला है आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन और कुछ कार्य में, मतलब कार्य करती है और आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन होता है, वह है ऊष्मा। तो ऊष्मा हमारे पास कितनी है? 0 है रुद्धोष्म प्रक्रम में। डेल्टा यू हमें नहीं पता। और वर्क कितना है? किया गया कार्य कितना है? -22.3 जूल। ठीक है, ये प्लस है, मतलब माइनस लगा सकते हैं ना, प्लस माइनस माइनस ही हो जाएगा जाकर के। तो डेल्टा यू की वैल्यू कितनी निकलेगी? ये माइनस का इधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, मतलब डेल्टा यू की जो वैल्यू निकलेगी वह होगी 22.3 जूल। तो डेल्टा यू को अपन क्या बोलेंगे? आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन। आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन। ठीक है, तो हमें क्या दिख रहा है? आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन दिख रहा है 22.3 जूल। ठीक है ना। तो बनी बात है कि अगर ऊष्मा अवस्था परिवर्तन हो रहा है, गैस की अवस्था परिवर्तन है, तो आंतरिक ऊर्जा में भी परिवर्तन होगा। ठीक, आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन कितनी हो गई? 22.3 जूल। अब ये तो थी फर्स्ट कंडीशन की बात, है ना। ये थी फर्स्ट कंडीशन की बात, यहाँ तक की बात हुई है कि रुद्धोष्म विधि है, रुद्धोष्म प्रक्रम है। रुद्धोष्म प्रक्रम का जो वक्र बनता है वैसे स्लोप कर्व बनता है। ठीक है, इसमें गैस की अवस्था परिवर्तन हो रही है, साम्यावस्था ए से बी तक कार्य करना पड़ रहा है 22.3 जूल। तो हमें क्या निकला? आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन आया इससे, मतलब ए से बी तक प्रक्रम है रुद्धोष्म प्रक्रम। अब निकाय पर कार्य किया जा रहा है, मतलब निगेटिव वर्क। ठीक है, और ऊष्मा कितनी होगी? 0, क्योंकि रुद्धोष्म प्रक्रम में न तो निकाय पर ऊष्मा आएगी ना निकाय से बाहर जाएगी। तो इस कंडीशन से हमको आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन निकल के आ गया। ठीक है, अब दूसरी स्थिति की बात करें। ठीक है, तो दूसरी स्थिति में क्या बोल रहा? यदि गैस को दूसरी प्रक्रिया द्वारा, अब प्रक्रिया बदल दें। ठीक है, मतलब जो जिस कंडीशन से अपन लाए थे, है ना, वो कंडीशन अब नहीं रहनी चाहिए, वो कंडीशन अब बदल जानी चाहिए, है ना। कहने का मतलब हमने कैसे लाया था? रुद्धोष्म विधि से लाया था। अब इसकी प्रक्रिया बदल दें, मतलब या तो गैस की अवस्था परिवर्तन इस प्रकार हो या फिर इस प्रकार हो, कहने का मतलब। ठीक है, यदि इसकी प्रक्रिया बदल दें, जिस प्रक्रिया से लाए थे वो प्रक्रिया ना दोहराएं। यदि गैस को दूसरी प्रक्रिया द्वारा अवस्था ए से अवस्था बी तक ले जाने में, दूसरी प्रक्रिया द्वारा ए से बी तक ले जाने में, या तो इस प्रक्रिया से या तो इस प्रक्रिया से ले जाने में निकाय द्वारा अवशोषित नेट ऊष्मा 9.35 कैलोरी है। अब हमें क्या दे दी गई? अब अवशोषित नेट ऊष्मा, अब हमें ऊष्मा दे दी गई। तो दूसरी स्थिति में हमें क्या दिया गया है? ऊष्मा दी गई है, Q = 9.35 कैलोरी। ठीक है, दूसरी स्थिति में हमें क्या दे दिया गया? निकाय द्वारा अवशोषित नेट ऊष्मा दे दी गई 9.35 कैलोरी। तो बाद के प्रकरण में निकाय द्वारा किया गया नेट कार्य ज्ञात कीजिए। तो बाद के प्रकरण में निकाय ने कितना कार्य किया, मतलब अब जो कार्य निकलेगा वह कैसा निकलेगा? पॉजिटिव निकलेगा, क्योंकि जब निकाय पर कार्य किया जा रहा था वह कार्य हम नेगेटिव मेजर कर रहे थे, माइनस में माप रहे थे। अब
निकाय द्वारा किया गया नेट कार्य कितना होगा। मतलब अब यहाँ पे जो कार्य हमें मिलेगा दूसरी प्रक्रिया में, वह कार्य हमें निकाय देगी, मतलब पॉजिटिव वर्क आएगा। तो दूसरी स्थिति में हमें क्या दिया गया है, क्यू दिया गया है 9.35 कैलोरी, और हमें बताया गया कि 1 कैलोरी बराबर कितना है, 4.19 जूल। तो इसकी वैल्यू रख सकते हैं ना, 1 कैलोरी में कितना है, 4.19 जूल, तो 9.35 कैलोरी में कितना जूल, तो 9.35 गुणे 4.19 जूल। इन दोनों का मल्टीप्लाई करा दो, ठीक है। मल्टीप्लाई कराने पे वैल्यू कितनी आई, 39 मल्टीप्लाई इसका करा लेना, 39.1765 जूल, 1765 जूल, 39.1765 जूल। ठीक, तो दूसरी स्थिति में हमने क्या निकाल ली, ऊष्मा निकाल ली। ऊष्मा जो कि हमको कैलोरी में दी गई हुई थी, हमने उसको जूल में कन्वर्ट कर लिया, ठीक है। तो बाद के प्रकरण में निकाय द्वारा किया गया नेट कार्य कितना होगा। तो कार्य निकालने के लिए अपन फिर से क्या करेंगे, हमारे पास हीट है, ठीक है, ऊष्मा है, हमारे पास डेल्टा यू है, तो हम वर्क निकाल सकते हैं, है ना। मेरे पास डेल्टा यू है और हीट है, तो वर्क निकाल सकते हैं ना, निकाय द्वारा किया गया कुल कार्य। तो अतः निकाय द्वारा किया गया कुल कार्य, अतः निकाय द्वारा किया गया नेट कार्य कहाँ से निकलेगा, ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम से निकलेगा। नेट कार्य कहाँ से, ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम से। ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम Q इक्वल डेल्टा यू प्लस डब्ल्यू, या डब्ल्यू प्लस डेल्टा यू, कुछ भी लिखो, दोनों पॉजिटिव साइन में है। तो Q का मान कितना है, 39.1765 इक्वल डेल्टा यू कितना है, 22.3, सब जूल में है ना, ये भी जूल में, ये भी जूल में, प्लस वर्क हमें फाइंड करना है, ठीक है। वर्क भी कितना किस में आएगा, जूल में ही आएगा। तो वर्क निकालना है, तो क्या करें अपन, इस 22 को इधर ले जाएं, मतलब 39.1765 माइनस 22.3, ठीक है, इसको माइनस करा दें, 22.3 को इधर ले जाएं, तो वर्क किस में आ जाएगा, नेगेटिव में। तो इसकी वैल्यू आई कितनी, 16 पॉइंट, ठीक है, 16 पॉइंट या 16.8765, 8765। इसको अपन क्या लिख सकते हैं, 16.8 को 9 और इसको 5, ठीक है। ऐसे बढ़ा सकते हैं ना, अगर 2 डिजिट में रखना है हमें तो 8 को 9 कर दें, इसको 5 लिख सकते हैं, तो 16.95 जूल ये हो गया वर्क। तो निकाय द्वारा किया गया कार्य, है ना। अतः निकाय द्वारा किया गया नेट कार्य कितना है, 16.65, जो कि पॉजिटिव है, और जो हम निकाय पर कार्य कर रहे थे वो निगेटिव था, ठीक है। तो ये क्वेश्चन कंप्लीट, ओके। अब है क्वेश्चन नंबर 3, दाब बढ़ाकर किसी गैस का आयतन घटाने के लिए उस पर 400 जूल कार्य किया जाता है, ठीक है। तो जाहिर सी बात है कि जब हम किसी भी पात्र में जब हम दाब बढ़ाते हैं, तो दाब बढ़ाने पर क्या होता है, आयतन घट जाता है। देखो जैसे यहाँ पे पिस्टन लगा हुआ है, ठीक, तो इस पिस्टन पर अपन क्या करें, दाब आरोपित करें, ठीक। तो जब दाब आरोपित करें, तो दाब आरोपित करने से क्या होगी, पिस्टन नीचे आएगी, पिस्टन नीचे आएगी ना, दाब लगेगी। तो पहले वॉल्यूम कितना था, इतना था V1, अब वॉल्यूम क्या हो गया, इतना हो गया, मतलब वॉल्यूम क्या हो जा रहा है, कम हो जा रहा है। तो दाब बढ़ाने से क्या होता है, आयतन कम होता है। तो दाब बढ़ाकर किसी गैस का आयतन घटाने के लिए, अब जैसे ही हमें आयतन घटाना है तो उसके लिए कार्य भी करना पड़ेगा। तो कार्य कितना करना पड़ रहा है, 400 जूल, है ना। तो दाब बढ़ाकर किसी गैस का आयतन घटाने के लिए उस पर 400 जूल कार्य किया जाता है यदि यह परिवर्तन रुद्धोष्म दशा में किया गया हो। यदि यह परिवर्तन, कहने का मतलब ये जो परिवर्तन है यह कैसा हो, रुद्धोष्म परिवर्तन हो, ठीक है, या रुद्धोष्म प्रक्रम में हो। यह परिवर्तन किसमें हो, रुद्धोष्म दशा में या रुद्धोष्म प्रक्रम में हो। तो गैस की आंतरिक ऊर्जा में कितना परिवर्तन हुआ, परिवर्तन मतलब वृद्धि या कमी। तो गैस की आंतरिक ऊर्जा में कितना परिवर्तन हुआ, गैस ने कितनी ऊष्मा अवशोषित की, गैस ने कितनी ऊष्मा एब्जॉर्ब की। तो चलो देखते हैं रुद्धोष्म प्रक्रम में क्या होगा। रुद्धोष्म प्रक्रम में अवशोषित ऊष्मा 0, क्यों मतलब 0। अब रुद्धोष्म प्रक्रम में
ना तो निकाय के अंदर ऊष्मा आएगी ना तो निकाय से बाहर जाएगी, Q0। तो ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम से, ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम से, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स क्या कहता है, Q इक्वल डेल्टा यू प्लस डब्ल्यू। ठीक है, अब Q क्या है, 0 है, तो 0 इक्वल डेल्टा यू प्लस डब्ल्यू, मतलब डेल्टा यू इक्वल कितना हो जाएगा, डेल्टा यू, डब्ल्यू की इधर लाओ तो माइनस डब्ल्यू, मतलब कार्य हमें कैसा मिल रहा है, ऋणात्मक, देख लो। ठीक है, उस पर 400 जूल कार्य किया जाता है, दाब बढ़ाकर गैस का आयतन घटाना है तो 400 जूल कार्य किया जाता है। जब कार्य हम करेंगे तो कार्य कैसा होगा, ऋणात्मक, तो कार्य ऋणात्मक निकला। ठीक है, कार्य कैसा निकला, ऋणात्मक। जब हम कार्य करेंगे तो कार्य होगा ऋणात्मक। तो गैस का आयतन घटाने पर उसकी आंतरिक ऊर्जा भी कम हो जाती है। जैसे ही हम गैस का आयतन घटाते हैं, आयतन जैसे ही घटता है तो आयतन घटने पर क्या होगा, आयतन कम हुआ तो क्या कम हो जाएगा, आंतरिक ऊर्जा, है ना, आंतरिक ऊर्जा मतलब U भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। आयतन घटाने पर V1 जैसे कम हुआ, सॉरी, है ना, मतलब आयतन जैसे कम हुआ आंतरिक ऊर्जा भी क्या हो गई, कम। तो लिख सकते हो गैस का आयतन बढ़ाने पर, सॉरी, आयतन कम करने पर आंतरिक ऊर्जा भी कम हो जाती है गैस की। ठीक है, तो किया गया कार्य कितना है, W है, किया गया कार्य कितना है, 400 जूल है। कार्य कितना कर रहे हैं, 400 जूल, तो यहाँ पे वैल्यू रख दो, तो डेल्टा यू इक्वल कितना हो गया, -400 जूल। तो आंतरिक ऊर्जा में क्या आ रहा है, कमी आ रही है, आंतरिक ऊर्जा में कमी। तो गैस की आंतरिक ऊर्जा में कितना परिवर्तन हुआ, तो आंतरिक ऊर्जा में क्या हुई, कमी हुई। आंतरिक ऊर्जा में कमी लिख सकते हैं, कमी कितना है, 400 जूल, -400, कमी मतलब माइनस। ठीक है, आंतरिक ऊर्जा में कमी कितना है, -400 जूल। और गैस ने कितनी ऊष्मा अवशोषित की, तो ये ऊष्मा अवशोषित की उसने 400 जूल। ओके, ये था क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 4, यदि किसी निकाय को 40 जूल ऊष्मा देने पर किया गया कार्य 8 जूल हो तो निकाय की आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन की गणना कीजिए। कोई निकाय है, उसको 40 जूल ऊष्मा दे रहे हैं, ऊष्मा देने पर और कार्य भी कर रहे हैं 8 जूल, तो आंतरिक ऊर्जा में कितना परिवर्तन हो रहा है, वृद्धि या कमी का, उसकी गणना करनी है हमें। तो कोई निकाय है, ठीक है, निकाय को 40 जूल ऊष्मा दे रहे हैं, मतलब हीट कितनी है, 40 जूल, Q इक्वल 40 जूल, ऊष्मा 40 जूल है। किया गया कार्य कितना है, कार्य W बराबर है 8 जूल। ठीक है, अब कार्य हम कर रहे हैं, देखो किसी निकाय को 40 जूल ऊष्मा भी दे रहे हैं और किया गया कार्य मतलब कार्य हम दे रहे हैं, हमारे द्वारा कार्य किया जा रहा है 8 जूल। तो जब हम कार्य करेंगे तो कार्य कैसा होगा, ऋणात्मक। तो निकाय की आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन की गणना कीजिए, तो ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम से, है ना, ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम से निकाल सकते हैं। ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम से क्या हो जाएगा, Q इक्वल W प्लस डेल्टा यू। तो Q कितना है, 40 जूल, W -8 जूल प्लस डेल्टा यू हमें फाइंड करना है। तो -8 जूल को इधर भेज दो, तो 40 जूल प्लस 8 जूल इक्वल डेल्टा यू, है ना। तो 40 8 48, डेल्टा यू इक्वल कितना, 48 जूल, मतलब आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन कितना है, 48 जूल। अतः लिख सकते हैं आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन, अतः आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन को यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, वृद्धि, है ना। तो अतः आंतरिक ऊर्जा में वृद्धि 48 जूल है। ठीक है, ये भी लिख सकते हैं, परिवर्तन यहाँ पे वृद्धि वाला है, अतः आंतरिक ऊर्जा में वृद्धि 48 जूल है। क्वेश्चन नंबर 5, एक वायुमंडलीय दाब पर शुष्क वायु को अचानक दबाकर उसका आयतन 1/4 कर दिया जाता है, उसका दाब क्या होगा, गामा की वैल्यू हमें दी गई 1.5। तो एक वायुमंडलीय दाब पर, मतलब एक हमें दाब दिया गया है, एक वायुमंडलीय दाब, शुष्क वायु है उसको दबा दिया जाता है, उसको अचानक दबाया जाता है। ठीक है, तो मान लेते हैं हमारे पास शुष्क वायु, ठीक है, ये हमारे पास हो गई शुष्क वायु। ठीक, शुष्क वायु, इसका दाब कितना है, इसका दाब अपन P1 मान लेते हैं। P1 कितना है, एक वायुमंडलीय दाब मतलब 1 atm। ठीक, इसका आयतन मान लेते हैं V1 है। अब इसको अपन मान लेते हैं कि इसको दबा रहे हैं, दबाने से क्या होगा, आयतन घटेगा।
तो आयतन घटकर कितना हो जा रहा है, इसका 1/4, जितना पहले था उसका 1/4 आयतन हो जा रहा है। तो मान लेते हैं ये परिवर्तन हो रहा है रुद्धोष्म प्रक्रम में, ये परिवर्तन मान लेते कहाँ हो रहा है, रुद्धोष्म प्रक्रम में। तो इसका आयतन क्या हो जा रहा है, 1/4, इसका आयतन 1/4 हो जा रहा है। ये शुष्क वायु भरी है और इसका आयतन हो जा रहा है 1/4, मतलब आयतन इसका हो गया V2 कितना हो गया, पहले का 1/4 मतलब V1 का 1/4, V1 का 1/4 हो जा रहा है, पहले का 1/4। तो एक वायुमंडलीय दाब पर है, एक वायुमंडलीय दाब मतलब पहले का दाब है P1 इक्वल 1 atm, शुष्क वायु है, आयतन है V1। इस रुद्धोष्म प्रक्रम में इसका आयतन घटकर कितना हो गया, जब हमने उसको दाब दिया, दबाया, तो आयतन घट करके 1/4 हो गया, मतलब V1 का 1/4 हो गया। तो इसका दाब कितना है, इसका दाब हमें फाइंड करना है, इसका दाब हमें निकालना है। ओके, और हमें दिया है क्या, दिया है गामा इक्वल है 1.5। तो रुद्धोष्म प्रक्रम में अवस्था समीकरण हमें पता है कौन सा है, रुद्धोष्म प्रक्रम में अवस्था समीकरण, अवस्था समीकरण क्या है, पीवी की पावर गामा इक्वल कांस्टेंट है ना, पीवी की पावर गामा इक्वल क्या है, कांस्टेंट है, नियत है। तो अपन यहाँ पे लिख सकते हैं P1 V1 की पावर गामा इक्वल P2 V2 की पावर गामा, लिख सकते हैं पीवी की पावर गामा कांस्टेंट मतलब P1 V1 की पावर गामा इक्वल होगा P2 V2 की पावर गामा की। तो अपन को फाइंड क्या करना है, P2, तो P2 की इधर रहने दो, बाकी इसको इधर ले जाओ, ठीक है, P2 की इधर रहने दो, मतलब ये P1 और ये V1 की पावर गामा, और ये गुणे में इधर आया तो भाग में V2 की पावर गामा, मतलब P2 को अपन क्या लिख सकते हैं, P2 इक्वल ये P1 V1 बाई V2 की पावर गामा होल पावर गामा। P2 में फाइंड करना है, P1 कितना है 1 atm, 1 atm, V1 कितना है, V1 कितना है, V1 तो V1 है, बटे V2 कितना है, V1 बटा 4, V1 बटा 4 की पावर गामा, सही है ना। V2 कितना है, V1 बटा 4, तो P2 इक्वल 1 atm इंटू V1 से V1 कट जाएगा, 4 आ जाएगा ऊपर, गुणे 4 की पावर गामा, गामा की वैल्यू कितनी है 1.5, मतलब 1 atm इंटू इसको अपन क्या लिख सकते हैं, 4 को 2 की पावर 2 और 1.5 को क्या लिख सकते हैं 3/2, 1.5 को 3/2, 3/2 मतलब 1.5, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो इक्वल 1 atm इंटू 2 की पावर 3 इक्वल 1 atm इंटू 8 मीन्स 8 atm P2। तो दाब क्या है 8 atm, मतलब एक वायुमंडलीय दाब पर शुष्क वायु को दबाकर उसका आयतन 1/4 करते हैं, तो हमें कितना दाब लगाना पड़ता है 1 atm, है ना। अतः आयतन को 1/4 1/4 कर देने पर वायुमंडलीय दाब 8 गुना हो जाता है, ठीक है ना। वायुमंडलीय दाब कितना हो जाता है 8 गुना। ओके, ये था ऊष्मागतिकी से संबंधित न्यूमेरिकल क्वेश्चन, जो कि 5 ही न्यूमेरिकल क्वेश्चन आपके क्वेश्चन बैंक में दिए हुए हैं, जिसको हमने सॉल्व किया। ओके, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।